प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके चल रहे लेसन जिसका नाम था भारत का गौरवपूर्ण अतीत, ये पाठ चल रहा था आपका। इसकी अगली कड़ी के अंतर्गत हम अभी पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या होता है पुरातात्विक स्रोत? पुरातात्विक स्रोत का मतलब है ऐसी प्राचीन वस्तुएं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और ये जो वस्तुएं हैं हमें पृथ्वी के गर्भ के अंदर दबी हुई प्राप्त हो। लिख लेते हैं अपन, भूगर्भ से प्राप्त प्राचीन वस्तुएं जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है, क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो आइए हम पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। ऐसे स्रोत हैं मृदभांड, औजार और उपकरण। आप जानते हैं कि प्राचीन काल के मानव ने विभिन्न प्रकार के मृदभांड, औजार और उपकरण ये बनाए हैं। तो विभिन्न कालों के अंतर्गत, विभिन्न समय अंतराल के अंतर्गत इस प्रकार के मृदभांड और औजार हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मृदभांड की। तो मृदभांड विभिन्न कालों में जो प्राप्त हुए हैं उनको हम अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। मृदभांड की संस्कृतियां, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर इसको, कि पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड की जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए, कौन कौन सी होती है। तो ये 4 मृदभांड संस्कृतियां हैं। सबसे पहली संस्कृति है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। सबसे पहली जो संस्कृति है उसी का नाम है ओसीपी। ओसीपी के फुल फॉर्म होता है औसर कलर्ड पोर्ट्री। औसर कलर्ड पोर्ट्री, हिंदी में कहते हैं इसको गेरवे रंग के मृदभांड। गेरवे रंग की मृदभांड, औसर कलर्ड पोर्ट्री, गेरवे रंग की मृदभांड होता है ये। दूसरी है BRW, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल रंग के मृदभांड। काले और लाल रंग के मृदभांड संस्कृति है जिसको कहते हैं BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर्स। तीसरी है PGW, ये होती है पेंटेड ग्रे वेयर, इसको कहते हैं चित्रित धूसर रंग के मृदभांड, ठीक है।
चित्रित धूसर रंग के मृदभांड PGW। चौथा है NBPW। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर इसका मतलब होता है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा। ठीक है। तो इस प्रकार से मृदभांड की 4 संस्कृतियां हैं। सबसे पहले OCP ओसर कलर्ड पोएट्री गेरू रंग की मृदभांड। BRW ब्लैक एंड रेड वेयर काले रंग की मृदभांड। PGW पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर रंग के मृदभांड। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर उत्तरी काली चमकीली मृदभांड। तो इनका सबका समय अलग अलग है। प्राचीन काल के अंतर्गत ये विचारधाराएं जो परंपराएं हैं इस प्रकार के जो मृदभांड है वो विभिन्न कालों में प्राप्त हुए हैं। ये इनकी जो बहुत सारी डिटेल्स हैं वो आप आगे की कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतना याद रखें कि ये इस प्रकार की 4 संस्कृतियां होती हैं। इसके अलावा हमें मृदभांड औजार और उपकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सड़कें, नालियां, भवन, तांबे और कांस्य की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। औजारों के अंतर्गत प्राचीन काल के मानव ने हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी है, विदारणी है, इस प्रकार की चीजें औजारों में प्राप्त हुई है। औजार और उपकरण में प्राप्त हुई है। इनसे प्राचीन काल का मानव अपने भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, शिकार करने आदि के अंदर काम में लिया करता था। इसके बाद जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल के अंतर्गत, तब उन्होंने खेती में काम आने वाले उपकरण भी इसमें काम लेना शुरू कर दिया। और ऐसे उपकरण खास करके पत्थर और धातु दोनों ही के ही बनाए जाते थे। तो ये थे मृदभांड उपकरण और औजार। दूसरी बात करते हैं अपन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख। आइए अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। 2 नंबर है अभिलेख। सबसे पहला सवाल, अभिलेख किसे कहते हैं? आपने कई पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन अभिलेख की परिभाषा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। अभिलेख की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। अभिलेख ऐसा पाषाण या धातु से निर्मित पत्र जिस पर ऐसे लेख लिखे हो जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिलेख कहते हैं।
उन्हें अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो ये है अभिलेख। अभिलेखों की अगर बात की जाए तो सबसे जो प्रसिद्ध अभिलेख है भारतीय इतिहास के अंतर्गत वो तो है अशोक के अभिलेख। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर अशोक के अभिलेख। सबसे पहले अशोक के अभिलेख, अशोक के बहुत सारे सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, मौर्य वंश के सम्राट अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको। 4 भाषा में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक। अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखित है। आपकी पुस्तक में 2 ही दे रखा है, ब्राह्मी और खरोष्टी, लेकिन याद रखें कि अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए। इनके जो प्रकार हैं वो स्तंभ लेख भी हैं, गुहा लेख भी हैं और ताम्रपत्र लेख भी है। तीनों प्रकार के लेख अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख और ताम्रपत्र लेख, अशोक के अभिलेख। इसके बाद अगर हम प्रसिद्ध अभिलेखों के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, तो ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। रुद्रदमन, का जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कहते हैं कि तत्कालीन भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख अथवा गिरनार अभिलेख रुद्रदमन का। इसके पश्चात स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख प्रसिद्ध है, गुप्त वंश का है ये। अब मैं गुहा लेखों के बारे में बात करूंगा। ये प्रसिद्ध अभिलेख है जो पत्थर पर हैं, पाषाण पर हैं। इसके बाद में गुहा लेखों में अशोक का 12 बार गुहा लेख, 12 बार गुहा लेख। उनके पौत्र अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। दशरथ का नागार्जुनी गुहा लेख, ये भी बेहद प्रसिद्ध है। ताम्रपत्र लेखों में सबसे अगर प्रसिद्ध है तो वो है प्रभावती गुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त, जिन्होंने ताम्रपत्र लेख लिखवाया था। प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र लेख। पूना, इसका पूरा नाम है पूना का ताम्रपत्र लेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख। इधर बता रहा हूं मैं आपको सातवाहन वंश के सातवाहन शासकों के नासिक और नानाघाट अभिलेख। सातवाहन शासकों के नासिक और नानाघाट अभिलेख
बड़े प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बहुत सारे शासकों ने मूर्ति अभिलेख भी लिखवाया था। मूर्ति लेख भी होता है, मूर्तियों पर भी लेख मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के लेख हैं। खजुराहो है, ठीक है, अमरावती है, इस प्रकार की गुहाओं की जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर भी लेख लिखे गए हैं। ये कहलाते हैं अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे अगली कड़ी इसकी, मुद्राएं और सिक्के। मुद्राएं और सिक्के ये भी इतिहास में अपना अच्छा रोल निभाते हैं। इनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तीसरी चीज है मुद्राएं और सिक्के। मुद्रा और सिक्के, प्राचीनतम जो मुद्राएं चली, प्राचीनतम जो सिक्के चले, उनको आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के अथवा मुद्रा, क्या नाम उसका, उनको कहा जाता था आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के। और इनका समय था मौर्य काल। मौर्य काल में प्रचलित सिक्के क्या कहलाते थे, आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के। सबसे प्राचीन सिक्के भी यही हैं। ये चलाए गए थे सबसे पहले तांबे के बने हुए, ताम्र और स्वर्ण के, ताम्र और स्वर्ण के, सोने के आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के होते थे। अधिकतर ताम्र के होते थे, तांबे के। इसके बाद में सिक्कों का आविष्कार धीरे धीरे और बढ़ा। धीरे धीरे चलते चलते ये हिंद यूनानी शासक आए, हिंद यूनानी शासक आए, और हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के बनाए। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम प्रचलित किए। किसने किए? विम कडफसिस ने सोने के सिक्के जारी किए, लेख वाले, जिनके ऊपर, ऐसे सिक्के जिनके ऊपर लेख लिखा हो, ऐसे सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था विम कडफसिस, और वो थे हिंद यूनानी शासक। इसके बाद में कुषाण शासक, सर्वाधिक सोने के सिक्के प्रचलित किए। किन्होंने किए? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे भारत के अंतर्गत। इसके पश्चात गुप्त शासक, चांदी के सिक्के प्रचलित करने वाले, चांदी के सिक्के प्रचलित करने वाले कौन थे? गुप्त शासक थे। तो सर्वाधिक चांदी के सिक्के भी गुप्त शासक के अंतर्गत ही रहे हैं। इस प्रकार से ये सिक्कों की विशेषताएं हैं। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त की बात करते हैं अपन। समुद्रगुप्त के वीणा और यूप वाले सिक्के चलाए थे इन्होंने, जिससे क्या जानकारी मिलती है? संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। उनके संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से बयाना और नासिक के जोगलथंबी से
सिक्कों का क्या मिला? ढेर मिला। सिक्कों का ढेर मिला, जिससे शकों और सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। ये खास बात है। शक शासक नहपान था और सातवाहन जो शासक था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष के अंतर्गत गौतमी पुत्र सातकर्णी विजेता बना था। इस प्रकार की जानकारी उनके सिक्कों से प्राप्त होती है। तो ये सिक्कों की जानकारी थी। इसके पश्चात स्मारक और भवन की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्मारक और भवन भी इतिहास की जानकारी देने में अपने आप में बेजोड़ होते हैं। हालांकि बहुत कम अवशेष मिले हैं स्मारक और भवनों के। स्मारक और भवन, प्राचीन काल के जो अवशेष हैं उनके अंतर्गत स्तूप है, भवन है, मंदिर है, विहार है, ठीक है, दुर्ग है, चबूतरे हैं आदि यहाँ से मिले हैं और इनसे जानकारी होती है। जैसे कि मंदिरों में अपन कह सकते हैं कोणार्क के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ठीक है, और अजंता, एलोरा, ये गुफा मंदिर है, ठीक है। दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के मंदिर हैं। ये प्राचीन इतिहास की जानकारी हमको देते हैं। दुर्ग भी हैं, ऐतिहासिक दुर्ग बहुत सारे हैं। आप पूरे भारत में, उत्तरी भारत में खास करके कहीं भी चले जाइए, बहुत सारे दुर्ग आपको मिलते हैं। ग्वालियर है, भोपाल है, दिल्ली है, राजस्थान के बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार के दुर्ग मिलेंगे आपको। जालौर का है, रणथंभौर का है, चित्तौड़ का है, बयाना का है, गंगानगर का है। इस प्रकार के बहुत सारे दुर्ग आपको मिलेंगे। स्तूप देखें तो स्तूपों में सांची का स्तूप है, सबसे बड़ा है सांची। सांची है, भरहूत है ना, अमरावती है। यहाँ के जो स्तूप हैं बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और जानकारी देते हैं। अन्य जो अभिलेखों में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, जैसे मूर्तियां हैं। मूर्तियां विभिन्न जगहों पर मूर्तियां मिली है। शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र हैं, कला है और अनेक कृतियां हैं। खास करके मूर्तियां, शैल चित्र और कलाएं। मूर्तियां खजुराहो की मूर्तियां हैं, ठीक है। दिलवाड़ा की मूर्तियां हैं। देवगढ़ झांसी है, झांसी के मंदिर की मूर्तियां हैं। इसी प्रकार से शैल चित्रों में बागौर और भोपाल, यहाँ के जो शैल चित्र हैं बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। मध्य पाषाण काल की जानकारी देते हैं। कला के भी बहुत सारे नमूने हैं, पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है। तो खास करके अपन ने पुरातात्विक स्रोतों की जो जानकारी है आज के इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त की है। आप, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आप इन पर बताई गई जानकारी को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ करके अपना लाभ उठाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।